नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10वीं के दोस्तों विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ करके परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। आप इन प्रश्नों को पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों ये कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया बताना किसे कहते हैं? तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको आप उदाहरण से समझाना है। तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, इसको आप याद कर लें। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। NaCl प्लस AgNO3। दोस्तों NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड है, और AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों इसमें क्या है, जिस सोडियम धनायन होता है और Cl ऋणायन, इसमें Ag धनायन और NO3 नाइट्रेट आयन ऋणायन। तो इसका धनायन दोस्तों इसके ऋणायन से मिल जाता है, तो आयनों का और इसका धनायन इसके ऋणायन से, इससे आयनों की, तो इसका AgNO3 से मिलेगा और Ag किससे मिलेगा बच्चों, Cl से। तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो दोस्तों ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का अदला बदली होती है, आदान प्रदान होता है। दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। संक्षारण का होता है दोस्तों जंग लगना। लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगने से हवा और नमी का संपर्क धातु से नहीं हो पाता है बच्चों, जिससे कि जो है धातु जो है संक्षारण होने से बच जाती है, जंग लगने से बच जाती है। इसलिए लोहे की वस्तुओं पर हम क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों अम्ल और क्षार में अंतर, एसिड और बेस में अंतर लिखना है। तो बच्चों आपको याद होता है अम्ल और क्षार में अंतर। तो बच्चों देखो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसको आप याद रखना, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों अम्ल और क्षार में अंतर, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। अम्ल के अंतर्गत दोस्तों आता है HCl। HCl क्या है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, जबकि क्षार में आता है NaOH और KOH, जिसमें OH जुड़ा होता है दोस्तों, वो क्षार कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली 4 वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में लगातार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों क्या करते हैं, जल और CO2 से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं बच्चों। इसको दोस्तों कहते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसके रिएक्शन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र दोस्तों आप याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 दोस्तों, और जल का होता है बच्चों H2O। तो इनकी क्रिया करेंगे, सूर्य का प्रकाश रहेगा बच्चों और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रहेगी। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में बच्चों ये क्रिया होगी और कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6 प्लस 6 अणु बच्चों जल के बनते हैं H2O के, और बच्चों 6 अणु बनते हैं ऑक्सीजन के। तो दोस्तों इसको संतुलित करेंगे
यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 6 24 हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 6 कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 12 यहाँ कर देंगे तो 12 12 24 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है इसका समीकरण। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो दोस्तों अमाशय में अम्ल जो होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? अम्लीय बनाता है, ताकि जठर रस जो होता है अमाशय में बच्चों, वो जो है भोजन में पाए जाने वाले एंजाइम उसे क्या करते हैं? पचा सकते हैं। तो ये अमाशय में जो अम्ल की भूमिका है भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, दोस्तों हमने बताया था जब प्रकाश किरणें किसी की चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती हैं तो प्रकाश का वर्तन कहलाती हैं। जैसे बच्चों कोई मान लो ये चिकना तल है और ये कोई प्रकाश की किरण है, ये उसे टकराएगी, टकराने के बाद जो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ये आपतित किरण कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है परावर्तित किरण, और ये होता अविलंब। तो उसी माध्यम में वापस होना दोस्तों परावर्तन कहलाता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं बच्चों? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों आपतन कोण का साइन आई होता है, इसको साइन आई से लिखते हैं, और अपवर्तन कोण होता है दोस्तों साइन आर। इन दोनों का जो रेशियो होता है दोस्तों अपवर्तनांक होता है, इसे म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। साइन आई दोस्तों आपतन कोण कहलाता है और साइन आर दोस्तों कहलाता है अपवर्तन कोण। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं बच्चों? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। बच्चों दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो है दोस्तों दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। इस दोष में दोस्तों बच्चों व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसको आप याद रखें। जबकि निकट दृष्टि दोष में बच्चों निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट निकट मतलब साफ नहीं दिखाई देती। तो दूरदृष्टि दोष में बच्चों दूर की वस्तुएं स्पष्ट पास साफ दिखाई देंगी और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष के लिए बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। वर्णक्रम क्या है दोस्तों? वर्णक्रम बताना है दोस्तों। वर्णक्रम किसे कहते हैं? दोस्तों श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न रंगों के अनुक्रम को वर्णक्रम कहते हैं। दोस्तों जो श्वेत प्रकाश को जो है प्रिज्म पर डाला जाता है बच्चों, ये प्रिज्म है, इसमें दोस्तों जो श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो दोस्तों ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। इस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? सबसे नीचे बैगनी रंग होता है और ऊपर नीचे होता है दोस्तों बैनी आय पीनाला, ऊपर होता है लाल। तो ये 7 रंगों में बंटना दोस्तों वर्णक्रम कहलाता है। तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है क्रिया दोस्तों, ये प्रिज्म द्वारा दर्शाई जाती है। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिक्रिया वह तरीका है जिसमें जीव अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं जो उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, ये दोस्तों प्रतिक्रिया कहलाती है। न्यूरॉन किसे कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन एक या तंत्रिका कोशिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों बच्चों न्यूरॉन। इसको आप याद रखें, नोट डाउन कर लें। इन प्रश्नों को सभी नोट करें, ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं में बच्चों पूछे जाते हैं प्रश्न। ये भोजन में लार की भूमिका क्या है? तो दोस्तों भोजन में जो मुख में लार जो होती है उसमें लोकोटाइलिन एंजाइम होता है बच्चों। तो मुख में बच्चों एक जो है एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या होता है बच्चों? ये एंजाइम भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को जो है माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है जो आसानी से आहार नाल में पच जाता है। तो ये दोस्तों इसकी लार की भूमिका है। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है ये भोजन को ग्लूकोज से माल्टेज शर्करा में परिवर्तित करता है। इसके बाद दोस्तों ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ये दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ग्रह जो होते हैं तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होते हैं। ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन जो होता है बच्चों वो ना के बराबर होता है, इसलिए ग्रहों की आवासीय स्थिति क्या होती है? स्थिर रहती है और ग्रह टिमटिमाते नहीं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसमें भी दोस्तों IMP लगा लें आप, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेत्र की समझने क्षमता क्या क्या होती है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मानव नेत्र की दूर अथवा पास स्थित वस्तुओं को अपने नेत्र की लेंस को फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से देखता है। इसे नेत्र की
समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों मानव जो नेत्र होता है वो दोस्तों उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर पर रखी दूरी को अगर कोई मानव दोस्तों स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है दूरी पर रखी वस्तु को, तो उसकी आंखों में कोई दोष नहीं होता है। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है दोस्तों नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से देखता है, इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, इसको समझ लें दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है उसे वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको टूटेंगे तो जो CaO चूना में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस क्रिया को वियोजन का अर्थ होता है बच्चों टूटना। तो जब कोई पदार्थ जो है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर कहलाता है ये, और ये चूना है दोस्तों और ये CO2 गैस निकलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है बच्चों, तो ये क्या ऊष्मा। इसके बाद है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। दोस्तों आक्सीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन ये क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, ये क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। इस पर 38 ATP बनते हैं, इसमें 2 ATP बनते हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह इसको याद कर लें आप, ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें 38 ATP 30 ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 2 ATP बनते हैं। इसके बाद दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर। स्वपोषी दोस्तों होते हैं हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी दोस्त बच्चों वो होते हैं जो भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, कवक और जीवाणु। रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा और त्रिमासिक और अर्धवार्षिक सभी में पूछी जाती है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण में दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीडेशन में, और अपचयन और रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होती है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसमें ऑक्सीजन पृथक होती है। तो इसका उदाहरण दोस्तों Zn+CuSO4 कॉपर सल्फेट कहलाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu। तो दोस्तों इसका Zn जो है SO4 से जुड़कर ZnSO4 बनाता है और Cu जो है Cu अलग हो जाता है। तो दोस्तों Zn जो है अधिक सक्रिय है, इसीलिए कॉपर सल्फेट से दोस्तों कॉपर को विस्थापित करता है। तो दोस्तों Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu का अपचयन, ये क्रिया दोस्तों कहलाती है और रेडॉक्स अभिक्रिया। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो दोस्तों खाने के सोडे का आपको रासायनिक सूत्र पता होगा, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बच्चों कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अक्सर दोस्तों बच्चों ये पूछा जाता है खाने के सोडे का सूत्र लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो है उपयोग खाने में किया जाता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अभिकारक उत्पाद क्या कहते हैं? अभिकारक उत्पाद तो दोस्तों किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें दोस्तों उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, जैसे दोस्तों Na+Cl2 सोडियम और क्लोरीन, ये दो पदार्थ हैं, ये आप अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जो तीर के जो पहले बाईं ओर लिखे जाते हैं वो बच्चों अभिकारक कहलाते हैं, और जो तीर के जो दाईं ओर लिखे जाते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से। तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लें इसके आप, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है। रक्त और लसिका में अंतर, धमनी और सिरा में अंतर, तारीख क्यों टिमटिमाते हैं, पौधों की वृद्धि में मृदा की क्या भूमिका है, मिट्टी की, मानव के उत्सर्जन का नामांकन चित्र बनाना है, लैंगिक और अलैंगिक जनक में अंतर बताना है। और इसके बाद दोस्तों प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के सूत्र लिखना है। तो दोस्तों प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के सूत्र दोस्तों होते हैं CH4 मीथेन, इसका दोस्तों सूत्र होता है CnH2n+2। इस सूत्र से आप जो है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन निकाल सकते हैं। N की जगह दोस्तों 1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा CH4, इसको दोस्तों बोलते हैं मीथेन। अब N की जगह 2 रखेंगे बच्चों तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 6, तो C2H6, इसको बोलेंगे एथेन। 3 रखेंगे बच्चों तो C3H8, इसे बच्चे बोलेंगे प्रोपेन।
एक कार्बन में दोस्तों मेथ बोला जाता है, 2 में एथ, 3 में प्रोप। यहाँ 4 रखेंगे बच्चों एन की जगह, तो C4, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10, ये कहलाएगा बच्चों ब्यूटेन। 4 में ब्यूट से नाम दिया था ब्यूटेन। ये दोस्तों इस तरह इनके रासायनिक सूत्र बन जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह इनकी संरचना बनेगी। CH4 की संरचना C1 है, तो एक कार्बन से दोस्तों 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो 1 2 3 और 4, इस तरह दोस्तों इसकी CH4 की संरचना बन जाएगी। इसी तरह इसके बाद दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव को रोकने का ताप। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों भूमंडलीय तापीकरण कहा जाता है। जो हमारा जो वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है वो दोस्तों किन किन कारणों से बढ़ रहा है, इसके प्रभाव से रोकने के उपाय। तो दोस्तों ये थे टॉप दोस्तों महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को आप बच्चों अच्छी तरह से देख लें और इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें ताकि आप साइंस में अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकें। दोस्तों हम इसी तरह आपके लिए प्रश्नोत्तर लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को उन बच्चों तक शेयर कर दें जो दोस्तों इन प्रश्नोत्तरी से अभी तक वंचित हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।